नमस्कार साथियों। 2D के अंदर अपन दीर्घवृत्त पढ़ रहे थे और लगभग यह टॉपिक खत्म हो गया है। आज वो जो एक लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट था उसको प्रूव करवाना है। साथ ही अपन ने अभी तक 2D में अपना जो एक टॉपिक बचा हुआ है बस वो भी अति परवले है। ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, 3-4 दिन में वो कम्प्लीट हो जाता है। अब दीर्घवृत्त के एक मैराथन क्लास यहाँ पर लेकर आएगी जिसके अंदर ओल्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं, आरपीएससी में या फिर केवीएस में, डीएसएसपी में, तो बस सवाल में हल करवाने की कोशिश करेंगे जिससे क्या है अपनों को कुछ आइडियाज लगेंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद में वापस से 3D पढ़ेंगे। 3D पढ़ के फिर वापस से अपन सेट, रिलेशन फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी आउट कर लिया था, तो इस क्रम में अपन लगातार पढ़ते रहेंगे। कुछ दिनों की बाद उसके बाद में एक बोर्ड भी अपन चेंज करने वाले हैं और साथ ही जो क्लास का जो टाइम है कोशिश करेंगे कि कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा तक अपन क्लास ले। तो अब तक अपन ने दीर्घवृत्त के अंदर दीर्घवृत्त की मानक समीकरण के बारे में पढ़ा, दीर्घवृत्त की स्पर्शरेखा के बारे में पढ़ा, दीर्घवृत्त की स्पर्श जीवा के बारे में पढ़ा, दीर्घवृत्त के अभिलंब के बारे में पढ़ा, दीर्घवृत्त की स्पर्श युग्मित के बारे में पढ़ा। साथ ही अपन ने जब अपन ने 2D पढ़ी थी तो एक अलग तरीके से चीज 2D को अपन ने देखा है कि जिस प्रकार से जिन शब्दावलियों का अपन ने प्रयोग किया है उन चीजों के आधार पर अपन ने चीज देखी। अपने कहा था कि जब विवेचक का मान डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में अपन पास दीर्घवृत्त का निर्माण होता था। साथ ही हम ये भी कह रहे थे कि जो एक निश्चित बिंदु से और एक निश्चित रेखा से जो लंबवत दूरी का जो अनुपात होता था वो 1 से कम, अर्थात मैं यूं कहूं कि केंद्रता का मान 1 से कम प्राप्त होता था। तो उस कंडीशन में अपने पास जो समीकरण अपन को मिल रही थी वो एक समीकरण अपन को दीर्घवृत्त की समीकरण को निरूपित कर रही थी। और जो बिंदु पर बी का जो अपन ने लिया था जिसकी एक स्थिर बिंदु यस से और एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात अपने पास 1 से कम होता था उससे जो आकृति अपने पास जनरेट हुई थी या फिर उस बिंदु पी से जो आकृति जनरेट हुई थी वो एक दीर्घवृत्त के रूप में हमको प्राप्त हुई। उसके बाद में अपन ने दीर्घवृत्त के लिए व्यास देखा। व्यास अपन उसको कहते हैं कि एक तो सहायक वृत्त के बारे में पढ़ा और एक नियामक वृत्त के बारे में पढ़ा। सहायक वृत्त के बारे में तो यूं कहा कि दीर्घ अक्ष को व्यास मानकर खींचा गया कोई वृत्त है तो उसको कहेंगे अपन सहायक वृत्त। रही बात नियामक वृत्त की तो मैंने यूं कहा था कि दो परपेंडिकुलर स्पर्श टेंजेंट जो वृत्त को या फिर दीर्घवृत्त को स्पर्श करती हुई कोई बिंदु पथ का निर्माण करती है तो वह दीर्घवृत्त के लिए नियामक वृत्त होगा, वृत्त के लिए भी नियामक वृत्त होता है। इस प्रकार से अपन ने चीजों को देखा क्योंकि सभी चीजें कॉमन थी तो अधिकतर डेरिवेशन में अपन ने सॉल्व प्रूव करवाया है, लेकिन जो कॉमन था उसके लिए मैंने यूं कहा था कि पिछली वीडियो में अपन पिछली जो टर्म में या फिर जो पिछले जो टॉपिक पढ़ा था उसके आधार पर उनको हल कर सकते हैं। साथ ही अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी जिसमें अभिलंब एक बिंदु से जो इन विभिन्न आकृतियों के ऊपर कितने अभिलंब डाले जा सकते हैं क्योंकि सीधा सीधा वहां से अपन से पूछा प्रश्न जा सकता है। जैसे परवलय के लिए अपने कहा कि एक बिंदु से परवलय पर 3 अभिलंब डाले जा सकते हैं, ऐसे दीर्घवृत्त के लिए एक बिंदु से 4 अभिलंब डाले जा सकते हैं क्योंकि उनकी जो प्रवणता है या फिर उनकी जो अभिलंब की समीकरण है डाल रूप में उसी के आधार पर अपन ने चीजें निश्चित की है। तो चीजें इस प्रकार से अपन ने पढ़ा। उसके बाद में कंजुगेट डायमीटर पढ़ा, मतलब संयुग्मी व्यास पढ़ा। संयुग्मी व्यास की सिरों से संबंधित अपन इंपोर्टेंट रिजल्ट देख रहे थे। उसके अंदर एक रिजल्ट देखा था कि थीटा और साई के मध्य जो कोण होता है वह π/2 होता है। उसी के आधार पर अपन एक अगला जो डेरिवेशन है लास्ट जो बचा हुआ था उसको अपन देखने वाले हैं। ऐसे जस्ट नीचे एक और प्रूफ था जिसके अंदर अपन ने बताया था कि जो अर्धव्यास संयुग्मी अर्धव्यासों का यदि जो सीपी और सीक्यू की जो वर्ग का मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं, मतलब स्क्वायर करके जोड़ दूं तो मुझे निश्चित या फिर नियत प्राप्त होता है जो कि अर्धअक्षों के वर्गों के योग के बराबर होता था। इसकी पिछले क्लास में अपन ने वही रिजल्ट प्रूव किया। इसके अलावा जो एक लास्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट बचा हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। क्या रिजल्ट था उसने कहा था, रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं कि दीर्घवृत्त के या फिर मैं कहूं दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों पर यदि अपन ने स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद में जो अपने पास एक चतुर्भुज बनेगा उस चतुर्भुज का जो मान है वो निश्चित होगा। और किस प्रकार से होगा वो अपन देखने वाले हैं। निश्चित होगा तो वो क्या होगा वो चीजें अपन देखेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निश्चित मान होगा वह दीर्घ अक्ष के अक्षों के गुणनफल के बराबर होने वाला है, मतलब 2a गुणा 2b के बराबर होने वाला है।
तो देखते हैं क्या सवाल है। आकृति बनाता हूँ, आकृति से चीजों को समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैंने यूं कह रहा हूं कि अपने पास कोई दीर्घ होता है, अपने पास ये कोई दीर्घ होता है, यहां से छेद में व्यास है, मैं इनकी मुख्य अक्ष अभी नहीं बना रहा हूं। और ये मेरे छेद में व्यास है, इनकी मुख्य अक्ष ये है। ये भी अपने को याद रखने की बात है कि जो इनका जो संयुग्मी व्यास होगा, जो संयुग्मी व्यास होते हैं वो उनका जो केंद्र से जाना निश्चित होता है, केंद्र से हमेशा संयुग्मी व्यास केंद्र से गुजरेंगे, क्योंकि अपन जिस प्रकार से बिंदु पथ लिया था समांतर रेखाओं का मध्य बिंदु का बिंदु पर व्यास को निर्मित करता है और वह केंद्र से जरूर गुजरता है। देखिए देखते हैं अपन कि जो थोड़ा ये इसको एंगल बना के करते हैं थोड़ा, वरना दिखेगा नहीं। देखो इस प्रकार से मैंने ये दूसरा से व्यास लिया है, इस प्रकार से इस बिंदु को मैं P मान रहा हूं और इस बिंदु को मैं क्या मानता हूं Q। मुझे पता है कि P का निर्देशांक क्या होता है और Q का निर्देशांक क्या होता है। मैं उस चीज को भी यहाँ पर इसमें इनपुट करना चाहूंगा कि जो भी बिंदु P के निर्देशांक हैं वह उसके जो एंगल में यदि मैं π/2 जोड़ता हूं तो बिंदु Q के निर्देशांक मुझे प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि अर्ध जो संयुग्म में अर्धव्यासों के सिरों के मध्य या फिर संयुग्म में अर्धव्यास के मध्य जो कोणों का योग होता है या फिर कोणों का जो अंतर होता है, कोणों का जो अंतर होता है वो π/2 होता है। मतलब मैं यूं कहना चाहूंगा कि जो बिंदु P के निर्देशांक है वो क्या है, a cos ऑफ थीटा कोमा b sin ऑफ थीटा। अभी तो मैं फाई के रूप में लिखता हूं, ऐसा कहता हूं कि बिंदु P के लिए उसके अंदर कोण थीटा है जबकि बिंदु Q के लिए उसके अंदर कोण फाई है। चेंज करेंगे, इसके लिए थोड़ा सी जगह रखेंगे। देखो a cos ऑफ फाई कोमा b sin ऑफ फाई, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई बराबर π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, थीटा के अंदर में π/2 जोड़ता हूं तो मुझे कौन सा बिंदु Q मिलने वाला है। तो क्या करूंगा मैं उसी से देखो जैसे मैंने, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, यहां लिखना चाहूंगा मैं कि ये फाई बराबर π/2 प्लस थीटा होता है, π/2 प्लस थीटा होता है। देखो क्या होता है किस प्रकार से, cos π/2 तो नेगेटिव आने वाला है तो माइनस का a साइन ऑफ थीटा कोमा b साइन क्या होता है π/2 के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड चतुर्थांश में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है तो b cos ऑफ थीटा। इस प्रकार से आपको मान प्राप्त होगा। बिंदु Q के P के निशान मुझे पता चल गए और बिंदु Q के निशान में मुझे पता चल गया, जब केंद्र के निशान मेरे पास क्या है 0,0 होता है। दीर्घवृत्त के लिए मानक समीकरण के रूप में मैं देखूं तो जो केंद्र का निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मुझे जो ये मैंने यहाँ पर स्पष्ट रेखाएं खींची कि अब देखो क्या बात होती है, क्या कह रही है थ्योरम, अपन से जो ये स्पष्ट रेखाएं अपन खींच रहे हैं, देखो स्पष्ट रेखा यदि अपन खींच रहे हैं इस प्रकार से अपन ने जो ये बिंदु बने ए मान लेता हूं, ये बी है, ये सी है और ये डी। तो ये जो अपने पास जो चतुर्भुज बना है उसका अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या रिजल्ट है, दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरों पर से खींची से यदि स्पर्श रेखाएं खींची मैंने यहाँ पर, देखो ये सिरे हैं संयुग्मी व्यासों के, स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो बनने वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल नियत या अचर होता है, देखो प्रूफ करते हैं क्या है प्रूफ।
अब अपन जानते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक मुझे पता है और बिंदु Q के निर्देशांक पता है। एक बात देखो कि यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है, यदि मैं ये Q तो है, यहाँ मैं सॉरी यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो ये मुझे जो Q मिल रहा है, यदि मैं बात करूं ये C है मेरा। एक चीज देखो कि मैं क्या करता हूं, यदि मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूंगा तो किस प्रकार से निकालता हूं, क्या क्षेत्रफल होगा इसका, जैसे मैंने इस चीज का यदि क्षेत्रफल निकालना चाहा चतुर्भुज का, तो एक बात बताओ कितने, यदि मैं इस केवल इस चीज को लूं, यदि मैं इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, देखो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बात करते हैं क्षेत्रफल, तो क्या एक बात बताओ, मैं इस कॉलम का क्षेत्रफल निकालूं, इस कॉलम का यदि मैंने इस जगह के केवल क्षेत्रफल निकाल दूं, मतलब मैं ए क्यू सी पी का क्षेत्रफल निकाल दूं और इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, क्या कह रहा हूं मैं कि ए क्यू सी पी का मैं क्षेत्रफल निकाल दूं और इसको मैं 4 से गुणा कर दूं, तो मुझे इस पूरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अतः क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज ए क्यू सी पी का क्षेत्रफल, और इसको इसको किससे गुणा करेंगे, गुणा 4, एक चतुर्भुज, तो ये ए क्यू सी पी, एक चतुर्भुज क्यू बी सी, और ये बिंदु, इसको बिंदु मान लेते हैं अपन पी डेश, और ये क्या है क्यू डेश, ये क्या हो गया, ऐसे ये क्या हो गया पी डेश सी क्यू सी हो गया, और एक सी क्यू डेश डी और पी हो गया, तो 4 चतुर्भुज बन रहे इसके अंदर अपने पास, एक चतुर्भुज के अंदर, तो ये हो जाएगा। साथ ही इसमें भी मैं देखो तो प्रत्येक चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज बने हुए, प्रत्येक चतुर्भुज के अंदर 2 त्रिभुज बने हुए, मैं पी और क्यू को मिला दूं तो चतुर्भुज बने हुए, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 गुणा चतुर्भुज ए क्यू सी डी की बात करूं, मैं ए क्यू सी डी की बात करूं तो 2 गुणा त्रिभुज सी पी क्यू का क्षेत्रफल हो गया। देखो तो क्या हो जाएगा 8 गुणा त्रिभुज सी पी क्यू का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, अपन को पता है, सीधा उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यदि मुझे हर बिंदु के निर्देशांक पता हो तो वही अपन सारणिक विधि से अपन इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो सारणिक विधि से क्षेत्रफल निकालते हैं, देखो बिंदु P पकड़ के देखते हैं, ए cos ऑफ थीटा बी साइन ऑफ थीटा, तो ये हो गया। फिर देखो माइनस ए साइन ऑफ थीटा बी cos ऑफ थीटा, एक ये हो गया। साथ में क्या मिला मुझे 0,0, ये 0 और ये 0, ये लो। फिर मैं क्या लिखूंगा, शुरू वाले को लास्ट में फिर एक बार लिखना, ए cos ऑफ थीटा और बी साइन ऑफ थीटा, 0। यहां से निकालते हैं इसको, यहां तो 4 सारणी का मान देखते हैं क्या प्राप्त होता है। देखो मैंने इसको इससे गुणा किया तो ए बी कोस स्क्वायर थीटा, क्या मिला, ए बी कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो माइनस माइनस क्या गया प्लस, ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये इससे गुणा किया तो 0, इससे गुणा किया तो 0, तो 0 प्लस, देखो इससे मैंने ये गुणा किया तो 0, इससे मैंने ये किया तो 0, मतलब मैंने क्या किया कि बिंदु P के निर्देशांक पुट कर दिए, बिंदु Q के निर्देशांक पुट कर दिए, बिंदु C के निर्देशांक पुट कर दिए। देखो इसको इससे गुणा किया तो इसको इसके गुणा करके ए बी हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 0। तो क्या मिला मुझे, यहां से क्या मिला 4 गुणा ए बी, 4 गुणा ए बी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो क्या मिल गया, इसका मान चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, इसका मान क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में जैसे ए बी कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका क्या हो गया स्क्वायर है तो 1 हो गया, 1 तो क्या मिला मुझे 4 छोटा लिख दूं, 2 गुणा ए गुणा 2 गुणा बी, मतलब क्या प्राप्त हुआ कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल मुझे मिला है वह अचर मिला है, एक तो है मेरे पास अचर, चतुर्भुज का जो क्षेत्र मिला है वो अचल मिला है, क्योंकि वो एक्स और वाई पे बिल्कुल निर्भर नहीं कर रहा, ना ही थीटा पर निर्भर कर रहा है, वो सीधा क्या प्राप्त हो गया, जो अक्ष हैं दीर्घवृत्त के अक्षों के गुणनफल के बराबर, और किसके बराबर हैं,
दीर्घ वृत्त के अक्षों के गुणन फल के बराबर। तो इस प्रकार से अपनी चीजों को देखा है और ये अपना लगभग दीर्घवृत्त वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लीजिए क्या किया अपन जो शरीर में अर्धव्यास है उसकी सिरों पर से अपन ने क्या खींची, स्पर्शरेखाएं खींची। स्पर्शरेखाएं खींचने के बाद में अपन उन बिंदु के दिशांक देखे। इस बिंदु P के लिए a cos of थीटा और b sin थीटा होता है और बिंदु Q के लिए a cos of फाई b sin फाई होता है। लेकिन मुझे ये पता है कि फाई का मान पाई बाय 2 प्लस थीटा होता है, तो मैंने थीटा के रूप में मान निकाल लिया। मैंने क्या कहा कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको मैं क्या लिखूं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जैसे लिखा तो इस छोटा वाला जो चतुर्भुज जो अपने पास जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल का से 4 से गुणा कर दिया। फिर मुझे ये भी दिख रहा है कि इसके अंदर मैंने एक और चीज मिल रही है कि मुझे मेरे पास P, Q और C के निर्देशांक हैं और ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये क्या है, एक जैसे हैं या फिर बराबर हैं, क्योंकि बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है अपने पास। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, 4 गुणा त्रिभुज AQCD, चतुर्भुज AQCP का क्षेत्रफल हो गया। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को मैं दुगुना करके जैसे मैंने यहाँ लिखा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल था मेरे पास CPQ का, और उसी के CPQ का अपने क्षेत्रफल अपन को 60 डिग्री जो अपने सीखी थी, जो ट्रिक के रूप में हमने काम किया था, सीधा अपने पास प्राप्त हो गया 4 गुणा AB, और 4 गुणा AB को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। अक्षर का मान आएगा लेकिन वो पूछ भी सकता है तो किसके बराबर हुआ मान आता है। तो जो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल अपने पास जो अक्षर मान प्राप्त हुआ वो दीर्घ अक्षों के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। तो आगे चलो देख लीजिए। धन्यवाद। अगले क्लास में अपन अर्थी परवलय के बारे में देखने वाले हैं।